सालों पहले राजस्थान के एक गांव में रुद्रदेव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी और उसमें वो अपने जीवन यापन के लिए खेती करता था। उसके पास जो कुछ था उससे वो संतुष्ट था। उसके दोनों बेटे शहर में काम करते थे। उसकी पत्नी देवकी अपने पति से असंतुष्ट थी और हर बात के लिए उसे परेशान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रुद्रदेव खेतों में जाने के लिए तैयार हुआ और देवकी से कहने लगा, देवकी, खाना बनाने में और कितना समय है? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक अपने खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूं। यह सुनकर देवकी खींचकर कहती है, खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहां इस मिट्टी के चूल्हे से जूझ रही हूं। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं। मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है। खाना बनने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। ये सुनकर रुद्रदेव बोले, ये तो तुम्हारा रोज का रोना है और मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूं, तुम खाना बांधो। रुद्रदेव बैल को ले आए। तब तक देवकी ने उनका खाना तैयार कर दिया और कहा, ये लो अपना खाना, वक्त पर खा लेना। काम में लग जाने के बाद खाना भूल जाते हो, आज मत भूलना। रुद्रदेव बोला, जब मैं काम पर जाता हूं तो अच्छी तरह से बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब स्वभाव है तुम्हारा। रुद्रदेव बैल को खेत में ले गया और काम शुरू कर दिया। इतनी देर में बैल थककर अचानक से गिर गया। रुद्रदेव बोले, तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। मेरी भी गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूं। वैसे भी हम बस थोड़ी देर काम करेंगे, फिर घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीदूंगा। कुछ देर काम करने के बाद रुद्रदेव और उनका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो खेत से निकलकर घर पहुंचे। उन्होंने बैल को बांधा और घर के अंदर गए। रुद्रदेव ने घर पहुंचकर देवकी से कहा, बैल को कुछ घास खिलाओ और पीने के लिए पानी दो और मेरा खाना लगा दो। मैं हाथ पांव धोकर आता हूं। देवकी ने कहा, दिन भर काम करके और खाना बना के मैं थक गई हूं। अब मुझ में ताकत नहीं है। आप खुद खाना परोसो, खाओ और अपने बैल को भी खिलाओ। रात का खाना खाने के बाद रुद्रदेव ने अपने बैल को खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद आकर पत्नी से कहा, मुझे कल शहर जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैलों के लिए कितना खर्च होगा। अरे, हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। रुद्रदेव बोले, हमारा बैल अब बूढ़ा हो गया है, खेती के लिए काम का नहीं रहा और उसके साथ अब काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूं। देवकी बोली, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो इसे खिलाने पर पैसे क्यों बर्बाद करें? जाओ, इसे कसाई को बेच दो। रुद्रदेव ये सुनकर बोले, देवकी, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? इतने सालों से ये हमारे साथ है, इसने हमारे लिए काम किया है। देवकी बोली, क्या गलत कहा? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने में पैसा बर्बाद नहीं करूंगी और आप भी खुद का नुकसान मत करो। रुद्रदेव बोले, इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो। क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो देवकी? देवकी थोड़ा चिढ़कर बोली, तुम मेरी बात कब सुनते हो? ये एक फालतू का खर्च है, पर मुझे क्या, तुम जो चाहो वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम करो अपनी मनमानी। रुद्रदेव बोले, इसने इतने समय हमारी सेवा की, ये मेरे मरने तक मेरे साथ रहेगा और मुझे अब तुम्हारे साथ विवाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे कल शहर जाना है, बेहतर यही है कि मैं अब सो जाऊं। अगले दिन सुबह सुबह रुद्रदेव नया बैल खरीदने के लिए शहर के लिए रवाना हो गए। उनको देखकर जानवरों के व्यापारी ने पूछा, नमस्ते रुद्रदेव जी, क्या हाल है? आज यहाँ कैसे? आपके 2 बेटे शहर में कमा रहे हैं, वे आपको पैसे भेजते होंगे, फिर आप इस उम्र में क्यों खेती करते हैं? वैसे आपकी खेती कैसी चल रही है? ये सुनकर रुद्रदेव बोले, आपको क्यों लगता है कि वो मुझे पैसे भेजते हैं? खैर, जाने दो इस बात को। मैं यहाँ 2 जवान बैल खरीदने आया हूं, क्या तुम्हारे पास हैं? व्यापारी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल ही 2 मजबूत बैल खरीदे हैं। एक किसान 10 दिन पहले ही उन्हें बेच गया था और दुर्भाग्य से नदी पार करते समय उसकी मृत्यु हो गई। खबर सुनकर मैं अभी भी स्तब्ध हूं। इतना बुरा हादसा मैंने बरसों में किसी के साथ होते नहीं देखा। रुद्रदेव बोले, अरे, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, पर कर्म के आगे कोई क्या कर सकता है। व्यापारी रुद्रदेव को बैल दिखाता है
ये रहे वो 2 बैल, अगर आपको पसंद है तो ले लो, सुंदर और जवान बैल हैं। रुद्रदेव बैल देखकर बोले, मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी, लेकिन आपने इनकी कीमत क्या बताई? व्यापारी ने बताया, इनकी कीमत सिर्फ 20,000 है। रुद्रदेव बोले, हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं कर सकते क्या? व्यापारी ने बताया, मैंने 18,000 में लाया था, यानी एक बैल 9,000 का है, और मैं उन्हें 10 दिन से खिला रहा हूं। जवान बैल खाते भी खूब हैं। अब ये सब भी जो खर्चा हुआ है वो भी तो मुझे इनकी कीमत में जोड़ना पड़ेगा ना। रुद्रदेव बोले, वो तो मैं समझ गया, पर मैं इनके सिर्फ 19,000 दे सकता हूं, यानी एक बैल के 9,500 रुपए। व्यापारी ने कहा, चलिए ठीक है रुद्रदेव, क्योंकि मैं आपको सालों से जानता हूं, इसलिए मैं आपको 19,000 में दे दूंगा। लेकिन आप खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। पिछले साल की तरह इस साल बारिश नहीं हुई तो यह आपके लिए नुकसान होगा। आप बैल के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? और आपके पास तो एक बैल पहले से भी है, आप इन सभी बैलों को कैसे खिलाएंगे? रुद्रदेव बोले, बात तो तुम सही कर रहे हो दोस्त। आसपास के गांव के सभी किसान इसी बात को लेकर परेशान हैं। हमने गांव में एक झील खोदने का विचार किया, लेकिन हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। अब कोई बड़े दिल वाला अमीर आदमी ही यह काम कर सकता है। चलो अब मैं चलता हूं। रुद्रदेव नए बैल खरीदकर घर पहुंचे। उन्होंने देवकी को बाहर बुलाया। देवकी, देखो 2 नए बैल ले आया हूं, देखो और बताओ कैसे लगे। देवकी ने कहा, बड़े मजबूत हैं, लगता है काफी महंगे होंगे। क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? रुद्रदेव बोले, तुम्हारा कहना सही है, ये बैल जवान और मजबूत हैं, इसीलिए इनके 19,000 देने पड़े, लेकिन वे खेती और आने जाने के लिए लंबे समय तक हमारे काम आएंगे। देवकी ने कहा, आप जिसके पास से इन्हें लाए हैं उनसे हमारे पुराने बैल को बेचने के बारे में पूछ सकते थे ना। ये सुनते ही रुद्रदेव गुस्से में बोले, या तो मैं मर जाऊं या ये मर जाए, तब तक हम दोनों साथ रहेंगे, आगे से इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। देवकी बोली, इसके बारे में मैं कुछ भी कहूं तो आप इतने भावुक क्यों हो जाते हो? इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अगले दिन रुद्रदेव नए बैलों को खेतों में ले गए। रास्ते में उन्हें गांव का ही एक लड़का सूरज मिला और बोला, कैसे हो चाचा? ये बैल तो नए लग रहे हैं और आपने इन्हें घंटियों से सजाया भी बहुत अच्छी तरह है, लगता है अच्छी कीमत पर मिले हैं। रुद्रदेव सूरज से कहने लगे, मैंने इन्हें सजाया नहीं है, मैं इन्हें ऐसे ही व्यापारी से लाया हूं। 19,000 के आए हैं, पर सालों साल चलेंगे। सूरज बोला, हाँ सच कह रहे हो चाचा, ये जवान और मजबूत लग रहे हैं काफी। रुद्रदेव ने 4 दिन तक बैलों की मदद से खेत को तैयार कर लिया। बारिश की पहली बौछार के बाद बीज बोने की तैयारी कर ली। एक दिन उन्हें नहलाने के लिए वो झील पर ले गए। जैसे ही उन्होंने बैलों पर से सारी सजावट हटाई, उसमें से एक चमकता हुआ हीरे जैसा कुछ गिरा। उसे देखकर रुद्रदेव सोचने लगे, ये क्या है? ये तो घंटी में से गिरा लगता है, चमक रहा है, क्या ये एक पत्थर है? उन्होंने सूरज को आवाज लगाई, अरे सूरज, यहां आओ, इसे देखो, मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो सकता है? सूरज बोला, अरे हाँ चाचा, ये तो हीरे जैसा लगता है, कहां से मिला? रुद्रदेव ने बताया, जब मैंने बैलों की सजावट हटाई तो उसमें से गिरा। क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक असली हीरा है? यकीनन चाचा, ये एक असली हीरा ही है। मुझे देखने दो कि क्या घंटी पर कुछ और भी है क्या? ये कहकर जब उन्होंने घंटी की जांच की, तब वो उस पर कुछ और हीरे देखकर चौंक गए। सूरज ये देखकर बोला, हे भगवान, चाचा देखो, इस घंटी पर कितने हीरे हैं, आप तो मालामाल हो गए, अब तो आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए हो। रुद्रदेव बोले, कुछ भी मत बोलो, ये निश्चित रूप से असली हीरे नहीं हो सकते, क्योंकि हीरे बहुत कीमती होते हैं। अगर ये असली होते तो इन्हें कोई इन घंटियों पे क्यों रखता? मुझे बैल अभी 4 दिन पहले ही मिले हैं, मुझे लगता नहीं कि ये असली हीरे हैं। सूरज बोला, अरे चाचा, हम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम लोग सुनार के पास चलते हैं और उसी से पता करते हैं कि ये पत्थर हैं या हीरे। रुद्रदेव बोले, ये सही कह रहे हो तुम, हमें सुनार के पास ही चलना चाहिए। हीरे लेकर वो दोनों सुनार के पास पहुंचे। सुनार ने जब वो हीरे देखे तो वो कहने लगा, हे भगवान, ये साधारण हीरे नहीं हैं, ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं, और अगर इन्हें बाजार में बेचने जाओगे तो अपने जैसे 10 गांव खरीद लोगे। रुद्रदेव बोले, क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो व्यापारी उन्हें घंटियों में भूल गया और बैलों को हीरों के साथ ही बेच दिया, वो भी 19,000 में। मैं अभी जाकर उसे वापस करके आता हूं।
रुद्रदेव बैलों के विक्रेता से मिलने जाने की सोचते हैं तो सूरज उनसे कहता है, चाचा पागल हो गए हो क्या? आप इन कीमती हीरों को उस व्यापारी को क्यों लौटाना चाहते हो? रुद्रदेव कहते हैं, बेटा सूरज, मैं ईमानदारी में मानता हूं। दुर्भाग्य से व्यापारी उन हीरों को घंटी में भूल गया और मैं उनका मालिक नहीं हूं। किसी और का धन रख लेना नैतिकता नहीं। रुद्रदेव की ये बात सुनकर सूरज बोला, मैं इन सब बातों को नहीं मानता चाचा। अगर ये हीरे मुझे मिलते तो मैं इन्हें वापस नहीं करता। वैसे भी शाम हो चुकी है। अगर आप अभी शहर के लिए रवाना हो गए तो शहर आधी रात में पहुंचेंगे। इस समय हीरे के साथ यात्रा करना बेहद असुरक्षित है। बेहतर यह है कि अभी घर जाओ, कल चले जाना। रुद्रदेव को सूरज की बात ठीक लगी। उन्होंने घर पहुंचकर देवकी को पूरी घटना बताई और बताया कि वो बैल के विक्रेता को हीरे लौटा देगा। वो बोली, तुम पागल हो गए हो। हीरे क्यों वापस करना चाहते हो? अगर हम उन्हें अपने पास रख लें तो हमारे बेटे और उनकी 7 पुश्तें घर बैठकर खा सकती हैं। जरा सोचो तो, इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत है? रुद्रदेव बोले, हमने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और अब वो स्वतंत्र हैं। मैं उन्हें यह देकर बेईमानी नहीं कर सकता और उन्हें गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। किसी और का धन रख लेना अनैतिक है। व्यापारी उन्हें गलती से घंटी में भूल गया है। मैं उन हीरों को उसे लौटा दूंगा और इस मुद्दे पर और कोई चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम भी इनका ख्याल दिमाग से निकाल दो। देवकी चिढ़कर बोली, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मेरी कोई बात नहीं सुनते। जो करना है वो करो, मुझे मत बोलो। रुद्रदेव ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और अगले दिन विक्रेता को हीरे वापस करने के लिए निकल गए और उसके सामने पूरी घटना बयान करके उन्होंने उससे कहा, मुझे लगता है कि आप घंटी में हीरे भूल गए हैं और मैंने उन्हें बैलों को धोते हुए पाया। आप अपने हीरे वापस ले लें। विक्रेता बोला, आपने जो कहा वो सही नहीं है रुद्रदेव। मुझे पता है कि घंटी में हीरे हैं। मैंने उन हीरों को 1000 रुपए के लाभ पर बेच दिया और अब आप उन हीरों के मालिक हैं। मुझे इन हीरों से कोई सरोकार नहीं है। ये हीरे अब आपके हैं रुद्रदेव जी। मैंने तो इन्हें बैलों के साथ आपको बेच दिया था। रुद्रदेव ने कहा, अरे वो मेरे कैसे हुए? किसी और की संपत्ति का मालिक होना उचित नहीं है। ये बात मुझे सही नहीं लगती। आप इन्हें नहीं ले रहे तो मैं हीरों का क्या करूं? विक्रेता बोला, चलिए ठीक है, पर इस पर हम चर्चा नहीं करते। गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे ही उचित समाधान ढूंढने को कहते हैं। क्यों, क्या कहते हो? रुद्रदेव भी इस बात पर सहमत हो गए। वो दोनों ग्राम के प्रधान से मिलने गए और अपनी दुविधा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आप लोग उन हीरों पर दावा नहीं कर रहे। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को दूसरों की संपत्ति के मालिक होने के लिए अलग अलग पैंतरे करते देखता हूं। लेकिन आप दोनों इतने ईमानदार हैं कि मुझसे समस्या का समाधान चाहते हैं। मुझे आप दोनों पर गर्व है। तभी विक्रेता बोला, प्रधान साहब, कृपया रुद्रदेव को बता दें कि ये हीरे उसके हैं, क्योंकि मैंने उन बैलों को घंटियों के साथ बेच दिया था और मुझे मेरा मुनाफा मिल गया। उन्हें समझाएं कि मेरा उन पर अधिकार नहीं है। ये तो मानते ही नहीं है। तभी रुद्रदेव बोले, मुखिया जी, मैंने केवल बैलों के लिए पैसे दिए, लेकिन घंटियों के लिए नहीं। इसीलिए वो हीरे मेरे नहीं हैं और इस पर इनका ही अधिकार होना चाहिए। यही जायज है। मुखिया जी बोले, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। आप लोग वो हीरे उस व्यक्ति को लौटा सकते हैं जिसने वो बैल व्यापारी को बेचे थे। विक्रेता ने कहा, आपने जो कहा वो ठीक है मुखिया जी, लेकिन वो व्यक्ति जिसने मुझे बैल बेचे थे उसकी यात्रा में दुर्घटना में मृत्यु हो गई और हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बैल बेचने वाले की मृत्यु हो गई। मुखिया कुछ सोचकर बोले, मेरा सुझाव है कि आप दोनों उन हीरों को समान रूप से विभाजित कर लो। यही सबसे श्रेष्ठ समाधान है। यह सुनकर रुद्रदेव बोले, प्रधान जी, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं किसी और के हीरे नहीं ले सकता। विक्रेता ने भी कहा, मैं भी इनकी बात से सहमत हूं। मुझे भी वो हीरे नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी और के हैं। फिर मुखिया बोले, ठीक है, मेरे पास इन हीरों का उपयोग करने की एक और योजना है, क्योंकि आप दोनों ही इन्हें नहीं रखना चाहते। यदि आप दोनों सहमत हैं तो मेरे पास एक योजना है। मेरी योजना ये है कि हम उन हीरों को बेचकर उनके पैसे से अपने गांव में एक झील खोद सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय किसान बारिश पर निर्भर होते हैं और बारिश काफी अनिश्चित होती है। अब अगर हमारे गांव में एक झील हो तो ये हमारे किसानों के लिए तारणहार बन सकती है। अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति में पानी जमा किया जा सकता है। ये सुनकर रुद्रदेव बोले, मुखिया जी, आपका निर्णय सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई।
यदि मेरे साथी किसान भी इस झील से लाभान्वित होते हैं तो मुझे आपत्ति क्यों होगी? इसमें विरोध करने जैसी कोई बात ही नहीं है। विक्रेता भी बोले, मुखिया जी, मैं भी आपके फैसले से सहमत हूं। उन्होंने हीरे बेचकर उन पैसों से एक झील बनवा दी। गांव में हर कोई रुद्रदेव और विक्रेता की ईमानदारी के लिए उनकी सराहना कर रहा था। उन्होंने इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।